सो आवर न्यू टॉपिक इज़ अमाइलेज। अब हम एक एक कर कर देखेंगे कि हम कौन कौन से एंजाइम को किस किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हम इन एंजाइम का प्रोडक्शन करते कैसे हैं। तो हमारे पास सबसे पहला है अमाइलेज। अमाइलेज जो है ये ह्यूमन के सलाइवा में प्रेजेंट रहता है और ये क्या करता है, ये हाइड्रोलिसिस करता है स्टार्च को इनटू ग्लूकोज और शुगर। ठीक है, ये डायरेक्टली ही स्टार्च को ग्लूकोज में नहीं करता। स्टार्च में जब हम अमाइलेज डालते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में। लेकिन स्टार्च जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो उसके बीच स्टार्च पहले डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट होता है, फिर माल्टोज में कन्वर्ट होता है, तब जाके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तब जाके वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अमाइलेज कितने टाइप के होते हैं। अमाइलेज जो हैं 3 टाइप के हैं, अल्फा अमाइलेज, बीटा अमाइलेज और गामा अमाइलेज। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्फ़ा अमाइलेज क्या है। अल्फ़ा अमाइलेज को हम 1,4 अल्फ़ा डी ग्लूकानोहाइड्रोलेज भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको हम कैल्शियम मेडालो एंजाइम भी कहते हैं। कैल्शियम मेडालो एंजाइम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो अल्फ़ा अमाइलेज होता है इसको कैल्शियम की ज़रूरत होती है एज अ कोफैक्टर। अपना कोई भी काम करने के लिए इसको कैल्शियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसमें क्या करता है, ये क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है जो इंटरनल अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है स्टार्च में, उसको ये ब्रेक डाउन करता है। स्टार्च जो होता है, स्टार्च में 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड बीटा 1,4 एंड बीटा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, तो जो स्टार्च में अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है ये अमाइलेज क्या करता है, उसको हाइड्रोलाइज करता है। ठीक है, और ये अमाइलेज जो है, अल्फ़ा अमाइलेज जो होता है ये हमारे सारे एनिमल किंगडम्स में फाउंड किया जाता है। ठीक है, और दूसरा ये आपका प्रेजेंट रहता है पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं पेनक्रियाज से। और इसमें जो रिक्वायर्ड पीएच होता है, इसका जो रिक्वायर्ड पीएच होता है वो 6.7 से 7.0 के बीच में होता है। ठीक है, स्टार्च क्या करता है, स्टार्च ब्रेक होता है पहले अमाइलोज में और अमाइलोपेक्टिन में। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन में। तो ये था आपका अल्फ़ा अमाइलेज। अब हम देखेंगे कि बीटा अमाइलेज क्या होता है। बीटा अमाइलेज जो है उसको हम बोलते हैं 1,4 अल्फ़ा डी ग्लूकन माल्टोहाइड्रोलेज। ठीक है, आई रिपीट, बीटा अमाइलेज को हम बोलते हैं 1,4 अल्फ़ा डी ग्लूकन माल्टोहाइड्रोलेज कहते हैं हम बीटा अमाइलेज को। ये आपका सिंथेसाइज किया जाता है बैक्टीरिया, फंगी और डिफरेंट प्लांट से हम इसका सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, जब राइपनिंग ऑफ फ्रूट होती है तब बीटा अमाइलेज क्या करता है, बीटा अमाइलेज ब्रेक डाउन होता है स्टार्च में, फिर स्टार्च से वो ब्रेक डाउन होता है माल्टोज में। ठीक है, माल्टोज क्या है, माल्टोज एक स्वीट फ्लेवर है, इसको हम स्वीट शुगर भी कहते हैं माल्टोज को। ठीक है, और ये आपका स्वीट फ्लेवर प्रेजेंट रहता है किसमें, राइप फ्रूट्स में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जब ये क्या करता है, राइपिंग होती है तो इसमें क्या होता है, जो ये बीटा अमाइलेज स्टार्च में ब्रेक डाउन होता है, फिर वो फर्दर माल्टोज में ब्रेक डाउन होता है। तो इससे क्या होता है, ये रिजल्ट करता है स्वीटनिंग फ्लेवर, जो हमारे फ्रूट में स्वीटनिंग फ्लेवर आता है उसको। ठीक है, उसके बाद इसमें जो रिक्वायर्ड पीएच रहता है वो 4 से 5 रहता है। अब है हमारे पास गामा अमाइलेज। गामा अमाइलेज को हम कहते हैं 1,4 अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, और ये क्या करता है, ये ब्रेक करता है अल्फ़ा 1,6 और अल्फ़ा 1,4 ग्लूकोसाइडिक लिंकेज जो होती है ये उसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, मैंने अभी अल्फ़ा अमाइलेज में बताया था कि स्टार्च में जो है 2 तरह के लिंकेज होते हैं। एक तो होता है अल्फ़ा 1,4 अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और दूसरा होता है बीटा 1,4 और बीटा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो जो ये गामा अमाइलेज होता है ये अल्फ़ा 1,6 और अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को ब्रेक करता है। ठीक है, इसमें जो हमें रिक्वायर्ड पीएच रहता है वो 3 होता है रिक्वायर्ड पीएच। ठीक, उसके बाद ये क्या करता है, जो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन होता है ये उनका ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में। ठीक है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में, वेयर एज अल्फ़ा अमाइलेज में
स्टार्च का ब्रेकडाउन हुआ था अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में। ठीक, अब हम देखेंगे कि इनका बेसिकली सोर्स क्या होता है। ठीक है, अमाइलेज एंजाइम का बेसिकली सोर्स होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से हम कौन सी बैक्टीरिया स्पीसीज से लेते हैं, हम इनको लेते हैं बैसिलस स्पीसीज से, जैसे कि बैसिलस सेरस, बैसिलस सबटिलिस और बैसिलस अमाइलोलिक्विफेसेंस। ठीक है, अमाइलोलिक्विफेसेंस। नेक्स्ट इज फंगी। फंगी जो दूसरा सोर्स होता है फंगी से ये एस्परजिलस और एजे। ठीक, सेकेंड इज एस्परजिलस नाइगर एंड कैंडिडा स्पीसीज से भी हम इनको आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सोर्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम देखेंगे कि अब हम प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं अमाइलेज का। ठीक है, तो इसमें हम वही 4 स्टेप्स अपनाएंगे। सबसे पहले हम सिलेक्शन करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसके बाद हम फॉर्मुलेशन करेंगे मीडियम का, थर्ड हम करेंगे कि हम प्रोडक्शन करते कैसे हैं, और फोर्थ हम करेंगे रिकवरी एंड प्योरिफिकेशन। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि अब हम प्रोडक्शन करते कैसे हैं अमाइलेज का। सबसे पहले हम इसमें करेंगे सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेंगे जो कि क्या कर सकता है, थोड़े से टाइम में ही बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एंजाइम को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, हम ऐसा एंजाइम प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट के लिए हम डिफरेंट म्यूटाजेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें क्या लेंगे, हम बेसिकली इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम इसमें प्रेफर करते हैं वो हम करते हैं फंगी को। फंगी जैसे कि एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस और जे हम इसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब जब हमने प्रेफर कर लिया कि हम कौन से माइक्रोब यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमने सिलेक्शन तो कर लिया अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसका फॉर्मुलेशन करेंगे मीडियम का। मीडियम क्या होता है, मीडियम वो रिक्वायरमेंट होती है जिसमें आपका न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन सोर्स, सारे सोर्सेज उसमें मिले हुए होते हैं, और ये हमारे रिक्वायर्ड होते हैं कि हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ अच्छी हो, वो जल्दी से जल्दी नंबर में डिवाइड हो, तो उसके लिए हमें ये मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। नाउ अब हम देखेंगे कि मीडियम के फॉर्मुलेशन में हमें ज़रूरत है किस किस चीज़ की। ठीक है, तो हम इसमें क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च हम लेंगे 24 ग्राम पर लीटर। फिर हम लेंगे KCl, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड हम लेंगे 0.2 ग्राम पर लीटर। उसके बाद हम लेंगे सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, वो हम लेंगे 4.7 ग्राम पर लीटर। फिर नेक्स्ट हम लेंगे कैल्शियम क्लोराइड, या हम कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, वो हम लेंगे 1 ग्राम पर लीटर। ठीक, उसके बाद हम लेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड हम लेंगे 0.2 ग्राम पर लीटर। ठीक है, उसके बाद अब हम इसमें अपनी कार्बन सोर्स देखेंगे कि कार्बन सोर्स हमें क्या क्या चाहिए। तो हम इसमें माल्टोज, सुक्रोज और ग्लूकोज हम ये ले सकते हैं। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन सोर्स हम लेते हैं अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, हम ये सब चीज़ें ले सकते हैं इसमें एज अ नाइट्रोजन सोर्स। उसके बाद जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं सबस्ट्रेट इसके फॉर्मेशन के लिए, वो हम लेते हैं स्टार्च, हाइड्रोलाइसेट, मोलासेस, कॉर्न स्टेप लिक्वर, पेप्टियम, यीस्ट एक्सट्रैक्ट और वे, सोयाबीन मील माल्ट। ठीक है, हम ये सब चीज़ें जो हैं ये सब चीज़ें ऑलरेडी फिक्स्ड हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें फिक्स्ड हैं ऑलरेडी, हम इसमें फ़र्दर कोई चेंज नहीं कर सकते। इसकी छोटी छोटी अमाउंट में भी हम इसमें बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। जब हम अमाइलेज का प्रोडक्शन करते हैं तो हम उसके लिए जो मीडियम बनाएंगे उसमें हमें ये रिक्वायरमेंट इतनी अमाउंट में चाहिए होगी। ठीक है, अब हमने जब उसका मीडियम बना लिया हम इन सबको चीज़ों को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। ठीक है, 1000 ml वाटर में हम इसको डिज़ोल्व करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन के लिए हमने अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया, हमने अपना फॉर्मुलेशन कर लिया मीडियम का। अब हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया था एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस और जे, हम इसमें क्या करेंगे, हम हमने मीडियम बनाया था हम उसको स्टेरलाइज करेंगे। ठीक है, हम उसको अपना स्टेरलाइज करेंगे ताकि उसमें जो है ताकि
ताकि उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो सके, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन करेंगे, फर्मेंटर की हेल्प लेंगे, फर्मेंटर में इसको रखेंगे। फर्मेंटेशन में हम क्या करेंगे, फर्मेंटर हमने स्टार्ट कर दिया। अब हमने इसमें क्या करा, हमने अपना मीडियम जो था हमने उसको इनोकुलेट किया। इसमें हम पीएच जो है हमें 5.7 की ज़रूरत होती है पीएच, और टेम्परेचर जो है आप 25 से 30 डिग्री रखते हैं, और हम इसमें कम से कम अपना मीडियम 3 to 5 डेज़ प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सीडलिंग क्या प्रोसेस होती है, सीडलिंग वो प्रोसेस होती है, सीडलिंग हम उसे कहते हैं जैसे हमने अपना फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने इसको फर्मेंटर के अंदर रख दिया, तो उस प्रोसेस को हम सीडलिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, ऑक्सीजन चाहिए होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ताकि वो अच्छी तरह से ग्रो कर सके। तो हम ऑक्सीजन के लिए हम इसमें एरेटेड रखते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। अब हम 3 to 5 डेज़ वाला जो अपना मीडियम था, अब हमारा जब प्रोसेस उसका प्रोडक्शन हो गया, अब हम उसकी क्या करेंगे, रिकवरी और प्योरीफिकेशन करेंगे। रिकवरी और प्योरीफिकेशन क्यों ज़रूरी है, जो इसमें वेस्ट सेल डेब्रीज होती हैं हम उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। उनका रिमूवल हम करते किससे हैं, हम फिल्ट्रेशन से और सेंट्रीफ्यूगेशन से उसका रिमूवल करते हैं। हम अपने न्यूक्लिक एसिड का रिमूवल करते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड क्या करते हैं, कंटामिनेट कर देते हैं हमारे प्रोडक्ट को, ठीक है, इसलिए हम उसको रिमूव करते हैं। हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, न्यूक्लिक एसिड के रिमूवल के लिए हम पॉलीकेटायन्स यूज़ करते हैं। पॉलीकेटायन्स जैसे कि पॉलीअमाइंस, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड पॉलीइथाइल अमाइन, ये क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को प्रेसिपिटेट कर देता है, जिससे कि वो फर्दर कोई रिएक्शन शो नहीं करता हमारे प्रोडक्ट के साथ। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम अपने एंजाइम का प्रेसिपिटेशन करेंगे, ठीक है। एंजाइम का प्रेसिपिटेशन हम करते हैं अमोनियम सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से, ठीक है। जैसे ही हमारा एंजाइम प्रेसिपिटेट हुआ, इसके बाद हम क्या करेंगे, उस प्रेसिपिटेट को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम उस अपने प्रेसिपिटेट को कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करेंगे हम उसे फिल्ट्रेशन के थ्रू, हम उसका फिल्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद जो हमारा प्रेसिपिटेट बना, अब हम उसको क्रिस्टलाइजेशन के लिए डाल देंगे, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए जब हम उसको डालेंगे तो हम उसको 4.4 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन के लिए। फिर जब उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, हम उसकी ड्राइंग कर लेते हैं। ड्राइंग हम करते हैं या तो फिल्म इवापोरेटर में ड्राइंग करते हैं, या हम फ्रीज ड्रायर की हेल्प लेते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। हम जो एमाइलेज एंजाइम का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हमारे लिए कहाँ कहाँ यूज़फुल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ स्वीटनर्स में, ठीक है। हम स्वीटनर्स में इसका यूज़ करते हैं, जैसे हम ग्लूकोज सिरप बनाते हैं, हाई मैनोज शुगर बनाते हैं, हाई फ्रक्टोज सिरप बनाते हैं, हम इसमें इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंजाइमेटिक कन्वर्जन होता है स्टार्च का, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सेकंड जो है बेकरी इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ रहता है। बेकरी इंडस्ट्री में ये ब्रेड मेकिंग में बहुत काम आते हैं। उसके बाद डिटर्जेंट इंडस्ट्री में ये डिश वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और लॉन्ड्री में भी इसका काफ़ी यूज़ रहता है, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ रहता है। पेपर इंडस्ट्री में हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हम रिमूव कर सके सीजिंग एजेंट। इसमें क्या होता है, जैसे हमने पेपर का फॉर्मेशन किया, प्रोडक्शन किया, तो पेपर जो होता है हार्ड होता है, थोड़ा रफ़ होता है। उसको सॉफ्ट बनाने के लिए हम स्टार्च का यूज़ करते हैं। स्टार्च का यूज़ करने से क्या होता है, उसमें स्मूथनेस आती है, राइटिंग अच्छी होती है, इरेजेबिलिटी अच्छी होती है, ठीक है, पेपर की। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका यूज़ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं स्टार्च को, ताकि वो क्या करता है, फाइबर्स को स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। उसके बाद हम इसका यूज़ होता है फ्यूल में, अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी इसका बहुत यूज़ रहता है, और फिर इसका डेक्सट्रीन के प्रोडक्शन में भी बहुत यूज़ रहता है। अब हमारे पास नेक्स्ट एंजाइम है, उसका नाम है कैटालेज। इसमें हम देखेंगे कि कैटालेज का हम प्रोडक्शन करते हैं कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले कैटालेज जो है आपका सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद कैटालेज क्या करता है, ये डिकम्पोजिशन करता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन करता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का वाटर में और ऑक्सीजन में, ठीक है। इसमें क्या होता है,
जैसे हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये उसको कैटालेज हम एंजाइम इसमें जब डालते हैं तो उसका ब्रेक डाउन करता है, ये डिकम्पोजिशन करता है उसका वाटर में और ऑक्सीजन में, ठीक है। ये एंजाइम जो है कैटालेज एंजाइम, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है और अदर टिश्यूज़ में प्रेजेंट रहता है। और इसका काम क्या होता है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सेल को, हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है। जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज जो होने वाला होता है हमारे टिश्यूज़ को, हमारे सेल्स को, ये कैटालेज एंजाइम उसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे सेल को, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सेल्स हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं नेसेंट ऑक्सीजन से, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन से जब वो रिएक्ट कर जाते हैं तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है इससे क्या होता है, कैंसरस एक्टिविटी जनरेट हो जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है कैटालाइज का, कि ताकि ये ऐसा ना हो सके, तो कैटालाइज इसको प्रोटेक्ट करता है। कैटालाइज जो है वो कंटेन करता है, ये कंटेन करता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसको हम टेट्रामर कहते हैं, ठीक है। और ये मोर देन 500 अमीनो एसिड कैरी करता है, जो कि ईच चेन में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, इसका जो टर्नओवर होता है कैटालेज का वो सबसे हाईएस्ट होता है। क्यों? क्योंकि एक कैटालेज जो है, एक कैटालेज एंजाइम कन्वर्ट कर सकता है मिलियंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीजन में, ठीक है। इसीलिए इसका टर्नओवर जो है कैटालेज का वो सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है। पीएच जो होता है 6.8 से 7.5 पीएच रेंज में इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोर्स, हम किस सोर्स से इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, बेसिकली हम इसको फंगस सोर्स से प्रोड्यूस कर पाते हैं। जैसे कि हम उसमें लेते हैं एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, हम इसको सोर्स में लेते हैं। स्टेफाइलोकोकस भी है, जो कि आपका स्टेफाइलोकोकस में आता है, सीडोमोनास एर्जिमिनोसा, इसको भी हम यूज़ करते हैं। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ये होता है कैंडिडा एल्बाइकेंस। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं, फंगी वायरस जो भी हैं, हम इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स ये लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है आपका 3 टाइप का होता है, मोनोफंक्शनल हेम कैटालेज, कैटालेज पेरोक्सिडेज एंड नॉन हार्म कैटालेज। अब हम देखेंगे कि हमने कैटालेज का प्रोडक्शन किया कैसे। कैटालेज के प्रोडक्शन के लिए हम वही 4 स्टेप अपनाएंगे। सबसे पहले हम सिलेक्शन करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, सेकंड हम मीडिया प्रिपरेशन करेंगे, थर्ड हम उसकी प्रोडक्शन करेंगे और फोर्थ हम उसकी रिकवरी और फिल्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास आया सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें जो हम वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेफर करते हैं जो कि सबसे हाईएस्ट अमाउंट में लेस टाइम में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो पाता है, हम वही वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट करते हैं। इसमें हम बैक्टीरियाज में जो ले सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हम लेते हैं सीडोमोनास एर्जिमिनोसा, स्टेफिलोकोकस, बैसिलस सबटिलिस और माइक्रोकोकस। और फंगी में हम लेते हैं एस्परजिलस नाइगर और कैंडिडा एल्बाइकेंस, ठीक है। अब जब हमने सिलेक्शन कर लिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो अब हम फर्दर क्या करेंगे, अब हम मीडियम प्रिपरेशन करते हैं। मीडियम प्रिपरेशन में क्या होता है, हमने मीडिया की प्रिपरेशन करनी है, वो मीडिया प्रिपरेशन जिसमें अब हम अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर करते हैं उस मीडिया में, ठीक है। मीडिया प्रिपरेशन में हम सबसे पहले कार्बन सोर्स लेंगे। कार्बन सोर्स में हम लेते हैं ग्लूकोज और स्टार्च। नाइट्रोजन सोर्स में हम लेंगे अमोनिया सॉल्ट, नाइट्रेट सॉल्ट, पेप्टोन, मीट एक्सट्रैक्ट। मिनरल सोर्स, मिनरल्स में हम लेते हैं फॉस्फेट, फॉस्फेट बफर्स, मैग्नीशियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट्स, कोबाल्ट सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट्स, कॉपर सॉल्ट और मोलिब्डेनम सॉल्ट्स। हम इन सॉल्ट्स का यूज़ करते हैं एज अ मिनरल सोर्स। उसके बाद इसका जो हम पीएच रखते हैं पीएच हम रखते हैं 6.5 से 7.5 पीएच रखते हैं मेंटेन। टेम्परेचर जो हम इसमें मेंटेन रखते हैं वो 40 से 60 डिग्री सेल्सियस हम इसका टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम मीडिया कंपोजिशन जो है बैसिलस सबटिलिस हमने लिया है बेसिकली। अब हम देखेंगे कि हम उसके मीडिया कंपोजिशन के लिए कितने अमाउंट लेंगे, क्या चीज़ कितने अमाउंट में ली जाएगी, ठीक है। सबसे पहला है ग्लूकोज। ग्लूकोज हम लेंगे 10 ग्राम। सेकंड है सोडियम नाइट्रेट, ये हम लेंगे 5 ग्राम। फिर हम लेंगे मैग्नीशियम सल्फेट 0.5 ग्राम। सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ये हम लेंगे 9.52 ग्राम।
पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट वो हम लेंगे 0.6 ग्राम। फेरस सल्फेट लेंगे हम 0.0026 ग्राम। डिस्टिल वाटर लेंगे हम 1 लीटर। उसके बाद इसमें जो हम pH रखेंगे वो 7 से 7.5 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब जब हमने मीडिया का प्रिपरेशन कर लिया, ये कंपोजिशन जो है इसकी फिक्स्ड रहती है कैटालेज की प्रोडक्शन के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन के लिए हम जो है एरोबिक कल्टीवेशन करेंगे, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो पूरी तरह से फुलफ़िल की जाएगी ताकि उसमें हमारा माइक्रोब जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाए। इसमें हम सबमर्ज फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम अपना मीडियम को लेते हैं, मीडियम को हम स्टेरलाइज करते हैं 117 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट्स के लिए, ठीक है। अब हम सीडलिंग प्रिपरेशन करेंगे। सीडलिंग क्या होता है, जब हम फर्मेंटेशन के लिए मीडियम को फर्मेंटर में डालते हैं उस प्रोसेस को हम सीडलिंग कहते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इनोकुलम प्रिपरेशन करेंगे। वो इनोकुलम प्रिपरेशन लेंगे जो कि 48 आवर्स से हमने बनाया हुआ है और 48 आवर्स से रखा हुआ है। उस प्रिपरेशन को हम लेंगे मीडियम को, उसमें हम अपना जो एस्परजिलस नाइगर जो हमने लिया है फंगस, हम इसका क्या करेंगे, हम इसको इनोकुलम की मदद से लेकर हम उसको अपने मीडियम में डालेंगे और उसके बाद उसको ग्रो करेंगे, ठीक है। किसमें, शेक फ्लास्क मेथड से हम इसको ग्रो करेंगे। उसके बाद हम ये 48 आवर्स के लिए इनोकुलम जो है हम इसको रख देंगे। वही 48 आवर्स वाला इनोकुलम हम यूज़ करेंगे फर्दर सीडलिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें जो कल्चर है, कल्चर इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा जब फर्मेंटेशन में हम कल्चरिंग प्रोसेस के लिए रखेंगे फर्मेंटर में, वो रखेंगे हम 30 डिग्री पे, ठीक है। 72 आवर्स के लिए हम इसको रखते हैं। इसमें जो pH मेंटेन किया जाता है वो 6.65 पे रखा जाता है pH, और इसमें हम pH को मेंटेन कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की हेल्प से। जब हम इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर देंगे तो उससे भी हमारा pH जो है वो मेंटेन रहेगा। जो इसमें हम शेकिंग स्पीड रखेंगे वो हम 400 RPM रखेंगे। RPM क्या होता है, रोटेशन पर मिनट, ठीक है। ये फिक्स्ड होता है कि हमने कितने रोटेशंस करने हैं एक मीडियम के साथ। उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, प्रोटीनेज इनहिबिटर डालेंगे। प्रोटीनेज इनहिबिटर को हम ऐड कर सकते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस में, और हम इसको करेंगे 36 आवर्स के फर्मेंटेशन में, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, जब हमारा प्रोडक्शन होने लगेगा कैटलिस्ट का, इससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा फर्मेंटेशन में डाल के। अब जब हमारा प्रोडक्शन हो गया, अब हम उसकी रिकवरी करेंगे, ठीक है। रिकवरी हम अपनी करते हैं फिल्ट्रेशन से और सेंट्रीफ्यूगेशन से। फिल्ट्रेशन से हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, हम ताकि अपने जो माइक्रोबियल सेल्स या हमारी जो सेल डेब्रीज बची होती है मीडियम में एक्स्ट्रा, हम उसको ताकि हम उसको रिमूव कर सकें, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेल सस्पेंडेड रहता है 500 mm फॉस्फेट बफर में, वो उस जिसका pH रहता है 7, ठीक है। हम इसको इंक्यूबेट करते हैं 30 डिग्री के लिए फॉर 1 आवर। नाउ अब हम इसका क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं इसकी 300 ppm ऑफ लाइजोजाइम के साथ हम इसकी मिक्सिंग करते हैं अपने सेल की, ठीक है। इससे क्या होता है, जब हम इसकी लाइजोजाइम इसमें डालते हैं उससे सेल लाइसिस होता है, सेल की ब्रेकडाउन होती है, और हम उसकी मदद से क्या कर सकते हैं, उसका फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हमने फ़िल्ट्रेशन कर लिया तो फ़िल्ट्रेशन के बाद हमारा जो फ़िल्ट्रेट है उसको हम फर्दर ट्रीट करते हैं डायएटोमेशियस अर्थ से, ठीक है। जब हम इससे ट्रीट कर लेते हैं उसके बाद हम उसको पास करते हैं मेम्ब्रेन फ़िल्टर के थ्रू, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हमने उसको मेम्ब्रेन फ़िल्टर से पास करा तो हमारा जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन था वो हमारा प्योरीफाइड फॉर्म में मिला। अब हमें लेकिन सेटिस्फैक्शन हमें अब नहीं हुई कि ये प्योर है कि नहीं, तो अब हम और सेटिस्फैक्शन के लिए उसको फर्दर ट्रीट करते हैं हम अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेट से, ठीक है। अमोनियम सल्फेट के जैसे ही हम अमोनियम सल्फेट से यूज़ करेंगे उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है एंजाइम का। उसके बाद इल्यूटिंग द एंजाइम, अब हम एंजाइम लेंगे और उसको हम ट्रीट करते हैं 0.5 मोलर NaCl के साथ फॉस्फेट बफर की हेल्प से, ठीक है। अब हमने जब इसको ऐसे ट्रीट करा, अब हमें लगा, अब भी हमें सेटिस्फैक्शन नहीं है कि ये प्योर है कि नहीं है, इसीलिए अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा प्रिपरेशन था प्योरीफाइड जो हो गया था आधा, अब हम इसको डिसॉल्टेड करते हैं। डिसॉल्टेड करते हैं हम इसको डायलाइज करते हैं अगेंस्ट 50 ml फॉस्फेट बफर से, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सेलुलर ट्यूब नंबर 30 को यूज़ करते हैं।
जो हमारी 30 नंबर की सेलुलर ट्यूब होती है हम उसका इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा, अब जब हमारा एंजाइम हमें लगा कि अब ये पूरा प्योर फॉर्म में मिल गया है, अब हम उस एंजाइम को ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग हम करते हैं फ्लूइड बेड ड्रायर का यूज़ करते हैं, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर का, और हम फ्रीज ड्रायर भी कर सकते हैं उसका। इसके लिए हम इसको लायोफिलाइज्ड कहते हैं, लायोफिलाइज्ड प्रोसेस, ठीक है। अब हम इसकी देखेंगे कि हमारा जब प्रोडक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, अब हमने ये क्यों किया है। बेसिकली हमने कैटालाइज एंजाइम तो कैटालेज एंजाइम प्रोड्यूस तो कर लिया, अब इसकी एप्लीकेशन है कहाँ। तो इसकी एप्लीकेशन है सबसे पहला फूड में। फूड में क्या करता है, ये रिमूवल करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, जो कि पेस्चराइज मिल्क में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। पेस्चराइज मिल्क में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहता है उसका रिमूवल करता है ये, उसको ये वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करता है उसका, ठीक है। उसके बाद हम इसको हम इसमें यूज़ करते हैं जो हमारे फूड रैपर्स बनाते हैं हम, वो रैपर जिससे हम कवरिंग करते हैं फूड की, उस रैपर की एक पतली शीट हम कैटालेज एंजाइम की डालते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डिटरमाइन करते हैं अपने मिल्क की क्वांटिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं हम कैटालेज के यूज़ से, और इसको हम अदर एंजाइम के साथ एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका मेडिकल में क्या यूज़ है। तो मेडिकल में हम इसका यूज़ करते हैं ताकि हम ट्रीटमेंट कर सकें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए, यानी कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा ब्लड में एक्सेसिव हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट रहता है उसका रिमूवल करते हैं हम। फिर उसके बाद हमारे जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, ताकि वो उनका डिग्रेडेशन ना हो सके इसलिए हम उसको कैटालेज में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसका देखेंगे कि बायो रेमिडेशन में इसका क्या यूज़ है। जो फिनोलिक कंपाउंड होते हैं उनका डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करता है ये, इसके लिए हम यूज़ करते हैं इसको। सेकंड, ये क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइडर होता है। जो हमारे एरोबिक बायो रेमिडेशन होते हैं उसके लिए ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करता है वाटर और ऑक्सीजन में, उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। लास्ट है, ये हम ट्रीट करते हैं एफ्लुएंट फ्रॉम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ कि हमारा ये फार्मास्यूटिकल्स में इसका क्या यूज़ है। फार्मास्यूटिकल में ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट ये क्या करता है, प्रिपरेशन करता है सल्फोक्साइड ऑफ बीटा लैक्टम को, ठीक है।